अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। एक पुरानी कहान है कि दो घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताती और दो उल्लू कभी एक जैसे नहीं दिखते। इसी के साथ एक और कहन है कि दो विद्वान कभी किसी बात पर एक राय हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? बात हम कर रहे हैं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, और उसके साथ तमाम और चीजें और आजादी। सबसे बड़ी बात, आजादी और लोकतंत्र के बारे में बहुत हैरानी वाली बात है कि 7 समंदर पार कोई एक बात कह रहा है और वही बात हिंदुस्तान में कोई दूसरा कह रहा है। ये साम्य दो विद्वानों के बीच इस तरह का उनकी राय एक हो जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हुआ ये कि ये जो फ्रीडम हाउस है, एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत को वो दुनिया के तमाम देशों में वहाँ किस तरह की आज़ादी है इसके आधार पर गणना करते हैं और बताते हैं कि ये देश आज़ाद है और ये थोड़ा कम आज़ाद है और ये बिल्कुल ही आज़ाद नहीं है, या वहाँ तानाशाही है। तो भारत को उन्होंने आज़ाद देश से पार्टली आज़ाद, पार्टली फ्री, मतलब आंशिक रूप से आज़ाद देश में के खाने में डाल दिया है। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट की आलोचना हुई बहुत ज़्यादा। भारत में एक वर्ग ने इसकी बहुत कड़ी आलोचना की और कहा कि उनको हमारे बारे में आंतरिक मामलों में इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फ्रीडम हाउस ने जो उसका काम है वो करता रहा है और सिर्फ भारत के बारे में नहीं, दुनिया के तमाम देशों के बारे में करता रहा है। इसी तरह स्वीडन की एक संस्था है जो वी डेम कहते हैं उसे। तो वी डेम ने कहा है कि यहाँ भारत में इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, ये तानाशाही नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं कहा उन्होंने, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा अधिकार इकट्ठा हो गए हैं और इसी को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहते हैं, जिससे दूसरे की राय की कोई कदर ही ना हो, वक़्त ही ना हो, कोई पूछा ही ना जाए, एक आदमी फैसला कर ले कि क्या होना है। तो भारत आंशिक रूप से आज़ाद है या वो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, ये अभी झगड़ा चल ही रहा था कि अचानक आज़ादी वाले मसले पर एक नई चीज़ सामने आ गई और जो गणना करते हैं वीडेम वाले वो तमाम उसके आधार हैं। उसमें एक है कि राष्ट्रद्रोह का कानून कैसे लागू किया जाता है किसी देश में। तो भारत में तो ये समझिए कि दुनिया के जो 70% देश, 70% जो इंटरनेट बंद करने की प्रक्रिया है वो भारत में होती है। दुनिया में जितने बार इंटरनेट बंद होता है उसमें 70% भारत में होता है। और सेडिशन यानी राष्ट्रद्रोह, इसके मामले पिछले 7 साल में भारत में 7,000 आए हैं। 7,000 लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। यानी हर साल 1,000 लोगों पर, और अगर हर दिन का हिसाब जोड़ें तो करीब हर रोज 3 आदमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा ये, और ये आधार योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट आई नहीं कि उन्होंने इसको सही साबित कर दिया। 7 केसेस, 7 मामले राष्ट्रद्रोह के उन्होंने दर्ज करा दिए। अब ये मामले क्यों हुए? क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें भारत हार गया और जो योगी हैं उनका ये कहना है कि जिसने भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया या भारत की पराजय से जो प्रसन्न हुआ उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये इसी तरह की चीजें वीडेम इकट्ठा करता है। अब मामला आज़ादी वाला,
असल बात जो है वो आज़ादी वाली है कि आज़ादी भारत में कितनी है। ये जो रिपोर्ट थी फ्रीडम हाउस की, जिसमें उसने कहा कि ये आंशिक रूप से आज़ाद देश है, वही बात एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने कह दी। उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद है ही नहीं पूरी तरह से। यही बात तो फ्रीडम हाउस भी कह रहा था। उनका नाम रुचि पाठक है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता हैं और प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद नहीं है, बल्कि 1947 में जिसको लोग समझते हैं कि उस दिन 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी, उसे आज़ादी नहीं मिली थी। उनका दावा है कि भारत को लीज पर अंग्रेज़ों ने कुछ नेताओं को दे दिया था। लीज माने पट्टा लिख दिया था कि 99 साल के लिए ये पट्टा आपके नाम किया जाता है, आप यहां शासन करें। इसका कोई आधार उन्होंने बताया नहीं। ये जरूर कहा, जो उनसे सवाल पूछ रहे थे उनसे, कि अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर दूंगी। रुचि पाठक का ये जो ज्ञान है ये अद्भुत है। आज तक भारत में और दुनिया के किसी देश ने कभी भारत के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी की रुचि पाठक ने कर दी। ये असल में बात आज़ादी की हो ही नहीं रही थी, बात हो रही थी निजीकरण की। एक चर्चा चल रही थी जिसमें निजीकरण पर बात हो रही थी, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनका ये कहना था कि सरकार निजीकरण कर रही है और अंधाधुंध निजीकरण चल रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को इन्होंने टाटा को बेच दिया, निजी हाथों में सौंप दिया एयर इंडिया को। तो रुचि पाठक को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है, टाटा को बेचा नहीं है। टाटा को जो एयर इंडिया है वो उन्हीं की कंपनी थी। उनसे 1951 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लीज पर ले ली थी और अब उनको वापस कर दी गई। तो इसमें बेचने की कोई बात ही नहीं है। तो जो प्रवक्ता दूसरी पार्टी के थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे तो हमको आज़ादी अंग्रेज से मिली थी, तो हमको अंग्रेज को भी, देश ही अंग्रेज को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, रुचि पाठक का कहना था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है, क्योंकि भारत को आज़ादी, पूरी आज़ादी मिली ही नहीं, कभी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भागे फिर रहे थे, अंग्रेज़ों ने उनसे कागज़ पर दस्तखत करा लिए और उनसे को स्पष्ट कर दिया कि ये लीज पर 99 साल की भारत आपको दे दिया जाएगा। रुचि पाठक का जो ज्ञान है ये कोई अकेला ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान सागर जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ऐसे तमाम विद्वान, तमाम ज्ञानी हैं और वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। बीच बीच में कहा जाता रहता है, कभी कह देते हैं कि सिकंदर पटना में गंगा नदी के किनारे तक आया था, कभी कह देते हैं कि तक्षशिला बिहार में है, कभी गणेश जी का सिर काटने को प्लास्टिक सर्जरी बता देते हैं, और कई बार तो उन्होंने जैसे कह दिया कि अशोक, सम्राट अशोक, वो कोई महान नेता नहीं थे, दब्बू थे, और उनकी कायरता की वजह से, उस कारण से भारत को बहुत नुकसान हुआ। बाद में उन्होंने इस पर कहा कि स्पष्टीकरण दिया कि सम्राट अशोक का अपमान करने की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो अहिंसा की नीति अपनाई उसकी वजह से भारत का बहुत नुकसान हो गया। और इसी तरह वो राणा प्रताप और अकबर वाला किस्सा भी चला आ रहा है, जिसमें हल्दी घाटी के जंग की चर्चा होती है। कहा जाता है, आज तक इतिहास में यही लिखा हुआ था और यही पढ़ाया गया, बताया गया कि राणा प्रताप युद्ध में हार गए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार इससे पूरी तरह सहमत नहीं होते, लेकिन जो ये ज्ञान सागर है उसमें से ये ज्ञान आता है कि नहीं, राणा प्रताप नहीं हारे थे, अकबर हार गया था हल्दी घाटी में। तो ये सारा ज्ञान जिस स्रोत से आता है उसको नमन करिए और मान लीजिए कि आप एक महान ज्ञानवान देश में हैं। विदेश के लोग कुछ भी कहते रहें,
वो कहें कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है, उनकी बात मत सुनिए, लेकिन अपने लोगों की बात तो सुनिए। आप ही की पार्टी, आप ही सत्ता में है, और वही सत्ता में रहते हुए आप कहते हैं कि भारत आज़ाद नहीं है, ये पट्टे पर मिला हुआ है। तो पट्टा तो 75 साल बीत गया, अभी तो अमृत महोत्सव मनाया, अब तो ले दे के 25 साल बचे हैं, बल्कि 24 साल कुछ महीने। तो 24 साल कुछ महीने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता करिए, क्योंकि पट्टा तो खत्म हो जाता है। अगर उसका फिर से नवीकरण न किया जाए तो पट्टा खत्म हो जाएगा। पट्टा खत्म होगा तो क्या होगा, ये बात पूछी जानी चाहिए ज्ञान सागरों से, और हम लोगों को इसके बारे में सोच लेना चाहिए कि ज्ञान सागर वहीं है जहां वो होना चाहिए था। हम ज्ञान सागर के किनारे खड़े हैं, बाहर हैं। हम चाहे जो करेंगे, ज्ञान सागर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सागर में चाहे जितनी नदियां मिल जाएं, उसका स्तर ऊपर नहीं आता। तो अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।